हेलो गाइस, क्या हाल चाल। मेरा नाम है कनिष्क, आप देख रहे हैं लॉ 91। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डेप्थ में डाइंग डिक्लेरेशन अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट, जो कि है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। अभी हम कंप्लीट कर रहे हैं, वही पढ़ेंगे। ठीक है, डेप्थ में पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर बार इससे क्वेश्चन आता है, हर जगह इससे क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो इसको डेप्थ में पढ़ेंगे, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, तो कहाँ पे दिया हुआ है? सबसे पहली बात 32 में दिया हुआ है। सेक्शन 32 में IEA में था, जो अभी है सेक्शन 26 ना, कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। सेक्शन 32(1) में ये था किसके? IEA के। ठीक है, जो डाइंग डिक्लेरेशन है। ठीक है, तो 32(1) 26 से 32 और 26 याद रखना। ठीक है, तो बेसिकली 26 सेक्शन क्या कहता है? केस इन विच स्टेटमेंट ऑफ रेलेवेंट फैक्ट बाय ए पर्सन हु इज डेड और कैन नॉट बी फाउंड, वो रेलेवेंट होते हैं। ये सेक्शन 26 की बात यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, ये जो अभी हम पढ़ेंगे, पहले 26 से पढ़ेंगे आगे। तो सेक्शन 26 क्या कहता है? नॉर्मली ए पर्सन मस्ट कम टू कोर्ट एंड गिव एविडेंस पर्सनली। ऐसा ही होता है, कोई भी पर्सन होता है कोर्ट में आता है, एविडेंस देता है पर्सनली। ठीक है, बट कभी कभी क्या होता है, ये इम्पॉसिबल होता है। क्यों? क्योंकि वो मर चुका होता है, कभी कभी ही हैज़ डाइड। ठीक है, वो मिसिंग होता है। ठीक है, मिला ही नहीं है। या फिर वो इनकेपेबल होता है गिविंग एविडेंस। ठीक है, बीमार है, ठीक है, कोमा में है, बोल नहीं सकता है, पागल हो गया है, स्ट्रेचर पे, मतलब कोई भी दिक्कत है जिससे वो इनकेपेबल है ऑफ गिविंग एविडेंस। या फिर वो कोर्ट लाया ही नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि अगर कोर्ट उसको लाएगा, कोर्ट में वो लाया जाएगा तो अनरीजनेबल डिले होगा और फिर खर्चे होंगे। ठीक है, तो उन इतना ज़्यादा खर्चों को बचाने के लिए बेसिकली लिखा हुआ है। ठीक है, तो इन सच सिचुएशन सर्टेन स्टेटमेंट जो होते हैं, जो वो पर्सन देता है, ठीक है, वो यूज किए जा सकते हैं एज एन एविडेंस। तो स्टेटमेंट रिटन भी हो सकते हैं, वर्बल भी हो सकते हैं, ऑफ रेलेवेंट फैक्ट। ठीक है, मेड बाय दीज पर्सन। कौन कौन से? ये चार जो अभी हमने पढ़े हैं, सेक्शन 26 इनके बारे में बात करता है। ठीक है, मेड बाय दीज पर्सन रेलेवेंट फैक्ट होते हैं इन फॉलोइंग केसेज। किन केसेज में? जो 26A है, A से लेके H तक है 26 में। अभी हम डाइंग डिक्लेरेशन पढ़ रहे हैं, जो कि है 26A, याद रखना। तो इन केसेज में कौन सा केस है? पहला केस पढ़ेंगे हम, जो है डाइंग डिक्लेरेशन। आज इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे A, जो कि है डाइंग डिक्लेरेशन DD। ठीक है, आगे वाली वीडियोस में कंप्लीट करेंगे। अगर मेरे को लगेगा सेक्शन 26, 27 भी कंप्लीट करना है, A से H करना है, मेरे हिसाब से डेप्थ में आपके सिलेबस के हिसाब से देखते हैं करना है नहीं, अगली वीडियो में वो कवर कर दूंगा मैं। ठीक है, तो क्लोज ए बताता है डाइंग डिक्लेरेशन के बारे में। ठीक है, तो डाइंग डिक्लेरेशन एक स्टेटमेंट होता है जो किसी पर्सन के द्वारा होता है। किस बारे में? अबाउट द कॉज ऑफ हिज डेथ। ठीक है, मरने से पहले का जो स्टेटमेंट होता है, बेसिकली वो डाइंग डिक्लेरेशन होता है। बट वो किसके बारे में होना चाहिए? द कॉज ऑफ हिज डेथ। ठीक है, कैसे उसकी डेथ हुई, या फिर सर्कमस्टांसेज या फिर इवेंट्स जिससे उनकी डेथ हुई। ठीक है, उसको बोलते हैं डाइंग डिक्लेरेशन। ठीक है, द पर्सन हु मेड द स्टेटमेंट, बाद में उसकी डेथ हो जाती है, या फिर वो अनअवेलेबल होता है टू गिव द एविडेंस इन कोर्ट। द पर्सन हु मेड द स्टेटमेंट, वो बाद में मर जाता है, उससे पहले वो स्टेटमेंट देता है, जिससे पता लगता है उसकी कॉज ऑफ डेथ के बारे में, या फिर एक चेन ऑफ सर्कमस्टांसेस के बारे में, या फिर इवेंट जिससे उसकी डेथ हुई उसके बारे में। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट डिस्कस्ड, मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक है किसका? द लॉ ऑफ एविडेंस का, ध्यान रखना। तो लॉ अलाउ करता है कोर्ट को कंसीडर करने के लिए डिसीज्ड पर्सन, मतलब जो मर चुका है, उसके स्टेटमेंट भी। ठीक है, भले ही वो अभी अवेलेबल ना हो टेस्टिफाई किए जाने के लिए, या फिर वो जिंदा ना हो ताकि उसको टेस्टिफाई कर सके, तब भी लॉ अलाउ करता है कोर्ट को कंसीडर किया जाए डिसीज्ड पर्सन के स्टेटमेंट भी। ठीक है, एग्जाम्पल से पढ़ेंगे, सब समझ में आ जाएगा। पहले एक मैक्सिम पढ़ते हैं। मैक्सिम क्या है? नेमो मोरिटोरस प्रिजोमेटोर मेंत्रे। तो इस मैक्सिम का क्या मतलब होता है? ए पर्सन अबाउट टू डाई इज प्रिज्यूम्ड नॉट टू लाई। मतलब कि ये मैक्सिम बेसिकली कहती क्या है कि जो पर्सन मरने वाला होता है उसको प्रिज्यूम किया जाता है कि वो झूठ नहीं बोलेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैथ्यू अर्नोल्ड ने कहा था कि ए मैन विल नॉट मीट हिज मेकर विद ए लाई इन हिज माउथ। मतलब कि वो अपने मेकर, एक मैन का मेकर कौन होता है? भगवान। एक मैन अपने भगवान से नहीं मिलेगा, मतलब बेसिकली झूठ बोल के वो अपने भगवान से नहीं मिलेगा, अपने मेकर से नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ट्रुथ सिट्स अपॉन द लिप्स ऑफ ए डाइंग मैन, किसने बोला था? मैथ्यू अर्नोल्ड ने। तो एंटायर फाउंडेशन है ना जो डाइंग डिक्लेरेशन की, एज वैलिड एविडेंस, ये रेस्ट करती है ऑन सिंगल प्रिंसिपल। वो क्या है कि ए पर्सन हु इज डाइंग, उसके पास कुछ नहीं बचता है गेन करने के लिए, ना डरने के लिए उसके पास कुछ बचता है इस दुनिया से। तो जो सारी दुनिया के मोटिव्स होते हैं ना, जैसे कि रिवेंज, फियर, होप ऑफ रिवॉर्ड, मैलिस, आर बिलीव टू फेड अवे। ठीक है, उनको माना जाता है कि अभी ऐसा कुछ इसके पास बचा ही नहीं है। ठीक है, ये डरेगा किससे? ठीक है, ये गेन क्या करेगा जब ये मर ही रहा है? ये बदला किससे लेगा मरता मरता? ठीक है, होप ऑफ रिवार्ड, मेलाइस वगैरह। ठीक है, ये बिलीव किए जाते हैं टू फेड अवे एट द थ्रेशोल्ड ऑफ डेथ। ठीक है, तो उस टाइम पे एक पावरफुल इंपल्स आती है सच बोलने की। ठीक है, इस प्रिंसिपल पे बेस है क्या है? डाइंग डिक्लेरेशन। डाइंग डिक्लेरेशन का जो डॉक्ट्राइन है ना,
डॉक्ट्राइन ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन, इसको लेटरम मोर्टम भी बोलते हैं। लेटरम मोर्टम ध्यान रखना, कहीं भी एग्जाम में ये वर्ड आ जाए डाइंग डिक्लेरेशन पे टिक कराना, ठीक है। एक लेटिन फ्रेज है जिसका मतलब होता है वर्ड सेड बिफोर डेथ। ये टर्म है, यूज की जाती है लीगल लिटरेचर में एज एन अल्टरनेट नेम फॉर दिस डॉक्ट्राइन। क्या है? डाइंग डिक्लेरेशन। अभी इसको एक एग्जाम्पल समझते हैं, पहले इसको रब कर देते हैं, ठीक है, समझ में सारा कुछ आ जाएगा। एग्जाम्पल बेसिकली जरूरी होते हैं। मान के चलो कोई है सुनीता जी, ठीक है, सुनीता जी है। सुनीता जी के हस्बैंड कौन है? रमेश जी हैं। वो क्या करते हैं, मिस्टर हस्बैंड क्या करते हैं, बेसिकली उन पे मिट्टी का तेल डालता है, उसको आग लगा देता है, ठीक है, आग लगा देता है। सुनीता को बहुत सारी सीरियस इंजरी जाती है, ठीक है, और उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है। अब हॉस्पिटल ले जाते टाइम क्या होता है, अपनी डेथ के पहले एक मजिस्ट्रेट उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रहा होता है, ठीक है। कौन कौन रिकॉर्ड करेगा आगे डेप्थ में पढ़ेंगे, बट अभी एग्जांपल समझ लो। एक मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड कर रहा होता है उसका स्टेटमेंट। सुनीता क्या कहती है? सुनीता कहती है बेसिकली मेरे हस्बैंड जो रमेश थे उन्होंने मेरे ऊपर केरोसिन का तेल डाला, ठीक है, और मेरे को आग लगाई और वहाँ पे कोई और नहीं था। ये 3-4 चीज़ें कहती थी। नेक्स्ट डे क्या होता है, सुनीता बेचारी मर जाती है। तो ड्यूरिंग द ट्रायल क्या होता है, रमेश अक्यूज्ड ऑफ मर्डर, ठीक है, उसका लॉयर आर्ग्यू क्या करता है बेसिकली कि जो सुनीता है ना वो अभी जिंदा तो है नहीं कि उसको टेस्टिफाई किया जा सके कोर्ट में, हम ना उसको क्रॉस एग्जामाइन नहीं कर सकते, ठीक है, तो उसका स्टेटमेंट यूज नहीं किया जाएगा। ऐसा कौन कहता है? जो रमेश जी हैं उनका लॉयर कहता है, ठीक है। अब लॉ क्या कहता है यहाँ पे? लॉ कहता है कि सुनीता का जो स्टेटमेंट है ना वो यूज किया जाएगा भाई एज एन एविडेंस, ठीक है। क्यों यूज किया जाएगा? क्योंकि ये एक्सप्लेन करता है कैसे उसको इंजरी जाई, ठीक है, ये एक्सप्लेन करता है किसने उसको मारा, मतलब डेथ किसने उसको इंजरी पहुंचाई, ठीक है, ये एक्सप्लेन ये भी करता है कि उसकी डेथ कैसे हुई, ठीक है। तो ये जो केस है ना ये सुनीता की डेथ के लिए ही है, ठीक है। तो उसके स्टेटमेंट एज ए डाइंग डिक्लेरेशन अंडर 26A, ठीक है, अंडर 26A BSA में रेलेवेंट एविडेंस होंगे, ध्यान रखना रेलेवेंट। तो लॉ इसको एक्सेप्ट क्यों करता है? क्योंकि प्रिंसिपल हमने अभी पढ़ा था, क्या है, ए पर्सन हु इज डाइंग हैज नथिंग लेफ्ट टू गेन एंड नथिंग लेफ्ट टू फियर फ्रॉम दिस वर्ल्ड, ठीक है। ए मैन विल नॉट मीट हिज मेकर विद ए लाई इन हिज माउथ, ठीक है। तो लॉ अलाउ करता है कोर्ट को कंसिडर करने के लिए सच स्टेटमेंट इवन दो द पर्सन इज नो लॉन्गर अलाइव, ना उसका क्रॉस एग्जामिनेशन हो सकता, तब भी लॉ अलाउ करता है कोर्ट को कंसिडर करने के लिए ऐसे स्टेटमेंट, ठीक है, समझ में आया। तो सेक्शन 26A में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इवन इफ द पर्सन डिड नॉट थिंक कि वो मर जाएगा तो स्टेटमेंट स्टिल एडमिसेबल होएगा। अब इससे क्या समझ में आता है आपको? मान के चलो मालविका है, ठीक है, वो क्या कर रही है, अपने हस्बैंड, ठीक है, रवि है कोई बंदा, उसके अपने हस्बैंड को कॉल करके बता रही है कि मैं वहाँ पे जा रही हूँ, मैं किसी भी जगह जा रही हूँ, ठीक है। और अभी यहाँ पे क्या हुआ, अभी यहाँ पे अब उसकी डेथ नहीं है, वो बिल्कुल ठीक ठाक है, अब उसको लग भी नहीं रहा कि उसकी डेथ हो जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, उसकी डेथ हो जाती है, मतलब ये लास्ट स्टेटमेंट होता है जो वो अपने हस्बैंड से बताते हैं, ठीक है। तो वो भी एज ए डाइंग डिक्लेरेशन माना जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे जरूरी नहीं है कि उसको लगना ही है कि वो डेथ होनी है उसकी, ठीक है, कि अब वो मरने ही वाला है, मरने से जस्ट पहले बोल रहा है। ये इंग्लिश लॉ में होता था, ठीक है। इंडियन लॉ में क्या है, बेसिकली इंडियन लॉ में यहाँ पे लगना जरूरी नहीं है कि मेरी डेथ हो जाएगी। इंग्लिश लॉ में बेसिकली स्टेटमेंट को डाइंग डिक्लेरेशन तभी मानते हैं जब एक पर्सन को बिलीव करे कि उसकी डेथ होने वाली है, ठीक है। इंडियन लॉ में यहाँ पे 2 रिक्वायरमेंट होते हैं सिर्फ, कि जो स्टेटमेंट है ना वो रिलेट कर रहा हो कॉज ऑफ डेथ से या फिर सर्कमस्टांसेस लीडिंग टू डेथ, जो हमने अभी पढ़ा था, ठीक है। और बाद में पर्सन मर जाता है, यहाँ पे ये जरूरी नहीं है कि उसको लगना चाहिए, वो बिलीव करे कि मैं मर रहा हूँ, मरने से पहले ही बोल रहा हूँ, ठीक है। ये इंग्लिश लॉ में होता था, ठीक है। तो इवन इफ द पर्सन डिड नॉट थिंक कि उसकी डेथ हो जाएगी तो स्टेटमेंट स्टिल बी एडमिसेबल, ठीक है। समझ में आया मालिका वाले एग्जांपल से? ये अप्लाई होता है दोनों पे, क्रिमिनल पे भी और सिविल केसेस पे भी, जहाँ पे डेथ इन क्वेश्चन होते हैं ना, डेथ का क्वेश्चन होता है, डाइंग डिक्लेरेशन वहाँ पे अप्लाई होता है, ठीक है। अगर कोई किसी की डेथ हो जाती है, ठीक है, और कोज, ये केस नहीं है, और कोज ऑफ डेथ बेसिकली, और कोज ऑफ डेथ रिलेवेंट है, ठीक है, तो डाइंग डिक्लेरेशन वहां पे अप्लाई हो जाएगा। तो डाइंग डिक्लेरेशन एक हियरसे से भी एक्सेप्शन होता है। कैसे एक्सेप्शन होता है? बेसिकली जब कोई मर रहा होता है, मान के चलो ए बंदे की डेथ हो रही है और मरने से पहले बी बंदे को क्या बताता है, ए बताता है कि भाई इसने मतलब सी ने मेरे ऊपर केरोसिन डाला और मैं मर गया, ठीक है, आग वाग लग रही थी उसको, इंजरी से मर गया। अब ये बंदा जाके बताएगा कोर्ट में, ठीक है, कोर्ट में बताएगा ये जाके, कोर्ट में बताएगा बी जाके। अब कोर्ट में क्या बताएगा बी जाके कि इसने मेरे को ऐसे ऐसे बोला, तो ये आप बोलोगे हियर से हो जाएगा, बट हियर से में डाइंग डिक्लेरेशन एक एक्सेप्शन होती है, हमने पिछली वीडियो में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, ध्यान रखना, ठीक है। सेक्शन 26A। अब यहाँ तक डाइंग डिक्लेरेशन बेसिकली कंप्लीट हो चुका है, बट इसको डेप्थ में भी पढ़ना जरूरी है। ये सारा कुछ 26A बोलता है, कुछ केस लॉज वगैरह पढ़ेंगे, वहाँ से कुछ नई नई सिचुएशन है जो क्लियर हो जाएंगी। एक केस है मकसूदन वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इसमें क्या हुआ था, इसमें बेसिकली ये साइटेशन लिखी हुई है, देख लेना। इसमें क्या कहा गया था, बेसिकली अगर एक पर्सन स्टेटमेंट देता है और वो बाद में जिंदा निकल आता है, ठीक है, मतलब कि वो अलाइव होता है, तो स्टेटमेंट ट्रीट नहीं किया जाएगा एज डाइंग डिक्लेरेशन अंडर सेक्शन 32 ऑफ एविडेंस एक्ट, ठीक है। पहले मतलब 32 था हमने पढ़ा है, ठीक है, मतलब अंडर 26A वो डाइंग डिक्लेरेशन नहीं ट्रीट किया जाएगा।
तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रिक्वायरमेंट क्या है, बेसिकली द स्टेटमेंट जो है ना वो रिलेट होना चाहिए टू द कॉज ऑफ डेथ या फिर सर्कमस्टांसेस लीडिंग टू डेथ, ठीक है, और जो पर्सन है ना उसकी बाद में डेथ होनी चाहिए, ठीक है, तब जाके वो डाइंग डिक्लेरेशन ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। अब हमने यहाँ पे ऊपर क्या पढ़ा था, नो मैटर, कुछ फर्क नहीं पड़ता कि ये फर्क नहीं पड़ता कि वो एक्सपेक्टेड डेथ थी, कि उसको लग रहा था वो मर ही जाएगा, या फिर उसको होप थी रिकवर होने की, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। जैसे मैंने एग्जाम्पल बताया था, एक बंदा फ़ोन कर रहा है, मालिक वाला एग्जाम्पल, एक बार उसने अपने फ़ोन पे बताया हस्बैंड को कि मैं वहाँ पे जा रही हूँ, उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है, तो उस वहाँ पे कोई एक्सपेक्टेड डेथ नहीं थी, ठीक है, उस केस में, तो ध्यान रखना। नेक्स्ट है सर्कमस्टांसेज ऑफ द ट्रांजैक्शन। बेसिकली ये एक वाइडर टर्म है, ठीक है, ये जो फ्रेज है ना सर्कमस्टांसेज ऑफ ट्रांजैक्शन, ये एक वाइडर टर्म है। क्यों? क्योंकि ये इंक्लूड करता है सारे इंपॉर्टेंट इवेंट को और सर्कमस्टांसेज को जो क्लोजली कनेक्टेड होते हैं विद द डेथ एंड हेल्प एक्सप्लेन हाउ इट हैपन, ठीक है, मतलब कि क्लोजली कनेक्टेड होते हैं डेथ से, और ये हेल्प भी करते हैं एक्सप्लेन करने में कि कैसे ये सब कुछ हुआ था, ठीक है। ये इंक्लूड क्या करते हैं, बेसिकली होम द डिसीज्ड वाज गोइंग टू मीट, किससे वो मिलने जा रही है, किससे वो मिलने जा रहा है, वाई डिसीज्ड वाज गोइंग टू मीट दैट पर्सन, ये सारा कुछ, एनी थ्रेट, क्वारल और डिस्प्यूट जो हुई है बिफोर द डेथ, वेयर द डिसीज्ड वाज गोइंग एंड फॉर व्हाट पर्पज, ठीक है, हु वॉज प्रेजेंट एट और अराउंड टाइम ऑफ इंसिडेंट, कौन कौन था, ठीक है, तो व्हाट हैपेंड बिफोर द फैटल इंसिडेंट दैट इवेंचुअली लेड टू द डेथ, ये सारा कुछ क्या इंक्लूड करता है, सर्कमस्टांसेज ऑफ ट्रांजैक्शन, ठीक है। अब मैं एक दोबारा एग्जांपल लेता हूँ। रमेश बताता है अपनी वाइफ को, क्या बताता है कि मैं जा रहा हूँ राहुल के घर सेटल करने के लिए मनी डिस्प्यूट, ठीक है, राहुल के घर जा रहा हूँ। रमेश किसको बताता है, अपनी वाइफ को बताता है। वाइफ का नाम क्या रखते हैं, ऋतु रखते हैं, ठीक है। रमेश ऋतु को बताता है जो कि उसकी वाइफ है कि मैं राहुल के घर जा रहा हूँ क्या करने, सेटल करने मनी का डिस्प्यूट। बाद में जो रमेश है ना वो डेड मिलता है, ठीक है, राहुल के घर पे, ठीक है, राहुल के घर पे। अब जो स्टेटमेंट है क्या, आई एम गोइंग टू राहुल्स हाउस टू सेटल ए मनी डिस्प्यूट, अभी मैंने बताया था ना, इसने अपनी वाइफ को बताया, ये रेलेवेंट है। क्यों रेलेवेंट है, क्योंकि ये क्या क्या बता रहा है, ये एक्सप्लेन कर रहा है होम रमेश वॉज गोइंग टू मीट, किससे, राहुल से, ये एक्सप्लेन कर रहा है। दूसरा क्या कर रहा है, वाई ही वॉज गोइंग देयर, ये जा क्यों रहा है वहाँ पे, क्योंकि मनी का डिस्प्यूट था, ठीक है, पैसे का डिस्प्यूट था। तीसरा क्या एक्सप्लेन कर रहा है, द इवेंट्स लीडिंग टू द डेथ, ये एक्सप्लेन कर रहा है क्या, ये वाला स्टेटमेंट कि आई एम गोइंग टू राहुल्स हाउस टू सेटल ए मनी डिस्प्यूट, ठीक है। देयरफॉर ये फॉर्म करता है पार्ट ऑफ सर्कमस्टांसेस ऑफ द ट्रांजेक्शन जिससे डेथ हुई है, ठीक है। तो सर्कमस्टांसेज ऑफ ट्रांजैक्शन इंक्लूड करता है सारे इवेंट्स को जो क्लोजली कनेक्टेड होते हैं किससे, डेथ से, ठीक है, नॉट जस्ट द फाइनल एक्ट जिससे डेथ हुई है उससे नहीं, बल्कि जो क्लोजली कनेक्टेड होते हैं डेथ से, वो सारा कुछ क्या इंक्लूड करता है, सर्कमस्टांसेज ऑफ ट्रांजैक्शन। समझ में आया, ये सारा कुछ एक केस सपोर्ट करता है। कौन सा केस है, वो है पलक्का नारायण स्वामी वर्सेस एम्परर। इसमें फैक्ट लिख लें यहाँ पे, इसमें बेसिकली होता क्या है, जो डिसीज्ड होता है ना वो अपनी वाइफ को बताता है घर से जाने से पहले कि मैं जा रहा हूँ इस जगह पे रिकवर करने के पैसे, ठीक है, जो पलक का कोई बंदा था वो मेरे पैसे ओन करता है, तो मैं उससे पैसे लेने जा रहा हूँ इस जगह पे, ठीक है, बैरमपुर जो मेरी जगह का नाम है, रिकवर करने के लिए मनी, ठीक है। स्टेटमेंट पढ़ लिया आपने जान से, आई एम गोइंग टू बैरमपुर टू रिकवर द मनी डेट पलक्का इज ओन मी। तो वो क्या करता है, ही देन वेंट टू पलक्काज हाउस, जाता है उसके घर पे और बाद में वहाँ पे उसका मर्डर हो जाता है, ठीक है। तो वाइफ टेस्टिफाई करती है कोर्ट में अबाउट व्हाट हर हस्बैंड हैड टोल्ड हर, क्या बताया था कि मैं जा रहा हूँ बहरमपुर रिकवर करने के लिए पैसे, दैट पलक्का ओज मी। सर्कमस्टांसेज ऑफ ट्रांजैक्शन में क्या पड़ा था, ये सारी चीज, इसमें से कितनी चीज एक्सप्लेन कर रही है, वीडियो पॉज करो और एक बारी ढूंढने की ट्राई करो। तो कोर्ट ट्रीट करता है उस स्टेटमेंट को एज ए डाइंग डिक्लेरेशन, क्योंकि ये एक्सप्लेन करता है सर्कमस्टांसेज ऑफ द ट्रांजैक्शन दैट अल्टीमेटली रिजल्टेड इन हिज डेथ, ठीक है, नेमली हिज विजिट टू मीट द पर्सन हु ओड हिम मनी, जिसके पास उसके पैसे थे, ये सारा कुछ है उसमें, जगह का नाम बताया हुआ है, सारा कुछ है। तो यहाँ पे लॉर्ड एटकिन जो थे उन्होंने क्या कहा था, जो फ्रेज है ना सर्कमस्टांसेज ऑफ ट्रांजैक्शन, इसका मतलब होता है सर्कमस्टांसेज जो क्लोज एंड डायरेक्ट कनेक्शन रखते हैं विद द डेथ, ठीक है। तो डिसीज्ड स्टेटमेंट एक्सप्लेन कर रहा है क्यों वो गया था एक्यूज्ड के घर पे, ठीक है, वो रिलेवेंट था बिकॉज उसकी मीटिंग क्लोजली कनेक्टेड थी विद द इवेंट्स जिससे उसकी डेथ हुई, मतलब मर्डर हुआ। तो लॉर्ड एटकिन ने यह भी क्लैरिफाई किया था कि जनरल फियर और सस्पिशन अबाउट ए पर्सन एनअप नहीं है। एक एग्जाम्पल है, ठीक है, कोई स्टेटमेंट है कि आई एम अफ्रेड, ठीक है, आई एम अफ्रेड, ये एक स्टेटमेंट है। ऐसे स्टेटमेंट डाइंग डिक्लेरेशन नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि इसका कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है विद द इवेंट्स जिससे डेथ हुई है, ठीक है। तो ओनली स्टेटमेंट जो क्लोजली कनेक्टेड होंगे विद द ट्रांजेक्शन जिससे डेथ हुई है, ठीक है, वो ही कवर किए जाएंगे अंडर द सर्कमस्टांसेज ऑफ ट्रांजेक्शन। समझ में आया सर्कमस्टांसेज ऑफ ट्रांजेक्शन क्या होता है। अब बात करते हैं नेचर ऑफ प्रोसीडिंग की। देखो एक्चुअली होता क्या है, जब भी हम कोई टॉपिक लॉ में स्टार्ट करते हैं ना, तो उसमें बहुत लेयर्स होते हैं उसकी, बहुत हटाते जाओ। मैं कहता हूँ आप कितने डेप्थ में पढ़ सकते हो ना, पढ़ लो,
खत्म नहीं होएगा। लॉ का टॉपिक इतना डेप्थ में होता है, ठीक है, 100 केस लॉ आ जाएंगे, पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, बहुत ज़्यादा मतलब लेंदी होता है लॉ लेंदी क्यों होता है? क्योंकि लॉ ऐसा है, ठीक है, एक चीज़ आज डिसाइड की गई थी वो ओवर रूल हो जाती है, उसके बाद फिर नई चीज़ आ जाती है, उसके बाद फिर कोई नया एक्ट आ जाता है, उसके बाद क्या कुछ आ जाता है, ठीक है। तो बहुत लंबा प्रोसेस होता है लॉ का, और पढ़ने में भी यही होता है कि कितना ज़्यादा डालो 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 डालते चले जाओ, वो कभी ख़त्म नहीं होएगा। तो यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट चीज़ ही डाल रहा हूँ, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वही डाल रहा हूँ, और यही इंपॉर्टेंट है, इससे अलावा कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। तो नेचर ऑफ प्रोसीडिंग मैंने आपको बताया था, सेक्शन 26 से एक्सप्रेसली कहता है कि वट एवर मे बी द नेचर ऑफ प्रोसीडिंग इन विच द कॉज ऑफ डेथ कम्स इन द क्वेश्चन, ठीक है, वहाँ पे एडमिसेबल होता है डाइंग डिक्लेरेशन। ये मैंने आपको कहाँ बताया था? ये मैंने आपको यहाँ पे बताया था, वेर एवर डेथ इज इन क्वेश्चन, ठीक है, डाइंग डिक्लेरेशन अप्लाई होता है, मतलब डाइंग डिक्लेरेशन एडमिसेबल होता है। तो इसका मतलब होता है डाइंग डिक्लेरेशन एडमिसिबल होता है क्रिमिनल केस में भी, सिविल केस में भी, और दूसरी प्रोसीडिंग्स में भी। अब अंडर इंग्लिश लॉ जो डाइंग डिक्लेरेशन है ना, वो ओनली एडमिसिबल है क्रिमिनल केसेज ऑफ होमिसाइड, मर्डर वगैरह। इंडियन लॉ में अंडर BSA सेक्शन 26 में ये थोड़ा वाइडर है, अप्लाई होता है सारी प्रोसीडिंग्स में जहाँ पे कॉज ऑफ डेथ क्वेश्चन में होता है, ठीक है। एक डाइंग डिक्लेरेशन इवन एडमिसेबल होता है सिविल शूट में भी, ध्यान रखना, जैसे कि सक्सेशन वगैरह केस होता है उनमें भी। फॉर्म ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन मैं बता चुका हूँ, ओरल होता है, रिटन होता है, जेस्चर्स होता है, वीडियो ऑडियो अभी ऐड किया गया है BSA में, और FIR भी हो सकता है। ओरल जैसे कि स्पोकन वर्ड्स वगैरह, रिटन जैसे कि विक्टिम लिखता है खुद, ठीक है, जेस्चर्स जैसे कि विक्टिम बोल नहीं सकता है, जैसे कि गला वगैरह उसका कट गया है, ठीक है, बिल्कुल ही बोलने की हालत में नहीं है बट कॉन्शियस है, तो कम्युनिकेट कर सकता है थ्रू नोडिंग, गर्दन वगैरह हिला के, पॉइंटिंग और अदर साइंस, जिससे रेस्पॉन्स हो क्वेश्चन का। क्वीन वर्सेस अब्दुल्ला में हमने पढ़ा था कैसे कैसे उसमें हुआ था, उसमें एडमिसेबल नहीं हुआ था, क्यों नहीं हुआ था पिछली वीडियो देख लो, बता रखा है डिटेल में, ठीक है, बहुत 5-6 मिनट लगाए थे इस केस में। एडमिसेबल नहीं था वो स्टेटमेंट बेसिकली, बट कैसे कैसे जेस्चर का यूज करके हो सकता है डाइंग डिक्लेरेशन, वो उस केस में आराम से अच्छी तरीके से समझाया हुआ है। वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट एक्सप्रेसली अलाउ करता है अंडर BSA। FIR एज ए डाइंग डिक्लेरेशन, अगर विक्टिम लॉज करता है एक FIR, डिस्क्राइब करता है अटैक, ठीक है, और बाद में उसकी डेथ हो जाती है, तो FIR तब ट्रीट की जा सकती है एज ए डाइंग डिक्लेरेशन। स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस कृष्णमूर्ति लक्ष्मीपति 1980 में ये बात कही गई थी। यहाँ पे 2 ही रिक्वायरमेंट जरूरी होती है। पहली क्या है? पहली ये है कि विक्टिम की डेथ हो चुकी हो, ठीक है, विक्टिम मर गया हो FIR के बाद। और दूसरी क्या है, जो FIR है ना वो रिलेट कर रही होनी होती है कोज या फिर सर्कमस्टांसेज ऑफ डेथ से, हमने पढ़ा था ना। तीसरी क्या है, एक और है, जो विक्टिम है ना उसने फिट स्टेट ऑफ माइंड में हो वो, ठीक है, फिट स्टेट ऑफ माइंड में वो हो जब उसने FIR लॉज कराई हो, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, अगर ये तीनों कंडीशन मीट होती है तो FIR एज ए डाइंग डिक्लेरेशन एडमिसेबल हो जाएगा, ठीक है। अब कौन कौन रिकॉर्ड कर सकता है डाइंग डिक्लेरेशन? 26A बेसिकली स्पेसिफाई नहीं करता है कौन रिकॉर्ड करता है डाइंग डिक्लेरेशन को, लॉ साइलेंट है इस पे, इसका मतलब कि कोई भी रिकॉर्ड कर सकता है, बस कोर्ट ने डेवलप की हुई है एक हायरार्की, ठीक है, ऑफ रिलायबिलिटी बेस्ड ऑन कौन इसको रिकॉर्ड कर सकता है। पहली चॉइस हमेशा जुडिशियल मजिस्ट्रेट की होती है, इनको ये जस्ट मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब ये मत बोलने लगना कि वहाँ पे तो मजिस्ट्रेट था ही नहीं, वो मर गया, ठीक है, वहाँ पे कोई और था, किसी और ने हियर से है, ये मत बोलना, ये बेसिकली एक हायरार्की है, ठीक है। सेक्शन 26 है, इस पे बिल्कुल साइलेंट है, ठीक है, इसका मतलब कोई भी रिकॉर्ड कर सकता है, ठीक है, इसको ध्यान में रखना। बट हायरार्की अभी हम पढ़ रहे हैं, फर्स्ट चॉइस हमेशा जुडिशियल मजिस्ट्रेट की होती है, ठीक है, हाईएस्ट रिलायबिलिटी होती है। उसके बाद सेकंड चॉइस डॉक्टर और मेडिकल ऑफिसर की होती है, उसकी भी हाई रिलायबिलिटी होती है, क्योंकि डॉक्टर का सर्टिफिकेशन ऑफ फिटनेस ऑफ माइंड क्रेडिबिलिटी को ऐड करता है, ठीक है। थर्ड चॉइस पुलिस ऑफिसर की होती है, जब कोई दूसरा अवेलेबल नहीं होता है तो अर्जेंसी में इमीडिएट रिकॉर्डिंग होनी होती है तो उस टाइम पे पुलिस ऑफिसर का भी होता है, लोअर रिलायबिलिटी होती है थोड़ी सी, ठीक है, उसमें केयरफुल स्क्रूटनी करता है, ठीक है, बट एडमिसेबल होता है, ठीक है। मनुराज वर्सेस स्टेट ऑफ MP में कहा गया था, आगे डिटेल में पढ़ेंगे। चौथी चॉइस होती है क्लोज रिलेटिव या फिर फ्रेंड। पांचवी चॉइस एनी पर्सन, कोई भी बाई स्टैंडर्ड आसपास वाला, ठीक है, या जो पर्सन वहाँ पे था ऑफिशियल जहाँ पे पहुँच नहीं सकता है उसमें, ठीक है, एडमिसेबल होता है इफ सर्कमस्टांसेज ऑफ रिकॉर्डिंग आर प्रॉपरली प्रूव, ठीक है, कोरोबोरेशन में चला जाता है फिर वो। तो मनुराज वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश में क्या हुआ था, बेसिकली डाइंग डिक्लेरेशन था डिसीज्ड का, रिकॉर्ड किया गया था पुलिस ऑफिसर के द्वारा, मजिस्ट्रेट के द्वारा नहीं किया गया था इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे। तो डिफेंस ने आर्ग्यू किया था कि जो ऐसे डाइंग डिक्लेरेशन होते हैं ना वो एक्सेप्ट नहीं किए जाने होते हैं, नहीं किए जाने चाहिए बेसिकली, क्योंकि ये रिकॉर्ड किए जाते हैं पुलिस के द्वारा। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था बेसिकली कि डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्ड किया जाता है पुलिस ऑफिसर के द्वारा, लीगली एडमिसेबल है, IEA, उस टाइम पे IEA चल रहा था, ठीक है, मतलब जो अभी है
एविडेंस एक्ट सेक्शन 26 है BS से। हाउएवर देयर इज नो लॉ जो प्रोहिबिट करता है पुलिस ऑफिसर को फ्रॉम रिकॉर्डिंग ए डाइंग डिक्लेरेशन, कोई ऐसा लॉ है ही नहीं जो प्रोहिबिट करे, ठीक है। तो एज ए मैटर ऑफ क्वेश्चन, हाउएवर एज ए मैटर ऑफ क्वेश्चन ये ऑलवेज प्रिफरेबल होता है कि डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्ड किया जाए मजिस्ट्रेट के द्वारा या फिर डॉक्टर के द्वारा। बट अगर डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्ड किया गया पुलिस ऑफिसर के द्वारा तो प्रोसिक्यूशन उसको एक्सप्लेन करेगा वाई मजिस्ट्रेट और डॉक्टर वहां पे रिकॉर्ड नहीं कर पाए। जो पुलिस रिकॉर्ड डाइंग डिक्लेरेशन होता है वो इनएडमिसेबल नहीं होता है जस्ट बिकॉज ये रिकॉर्ड किया गया पुलिस के द्वारा, बट कोर्ट वहां पे एग्जामाइन करते हैं ऐसे डाइंग डिक्लेरेशन को मोर केयरफुली और कॉशियसली, ठीक है, उस पर रिलाई करने से पहले। इस केस में बोला था मनुराज वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है फिट स्टेट ऑफ माइंड। सिंगल मोस्ट इंपोर्टेंट रिक्वायरमेंट होती है डाइंग डिक्लेरेशन के लिए टू बी रिलाइड अपॉन इज दैट द डिक्लेरेंट मस्ट हैव बीन इन ए फिट स्टेट ऑफ माइंड एट द टाइम ऑफ मेकिंग द स्टेटमेंट। जब वो स्टेटमेंट दे रहा है उस टाइम पे उसकी फिट स्टेट ऑफ माइंड होनी चाहिए, मतलब कि उसको इंजरीज है काफी, ये डिटरमाइन नहीं करता है फिट स्टेट ऑफ माइंड बेसिकली। अगर डिक्लेरेंट अनकॉन्शियस है, ठीक है, हैवीली सिडेटेड है, डिलीरियस है, ठीक है, कंफ्यूज्ड है या फिर मेंटली इनकैपेसिटेड है, ठीक है, तो डाइंग डिक्लेरेशन की कोई वैल्यू नहीं होती है, नो मैटर कैसे भी वो रिकॉर्ड किया गया हो, किसी से भी वो रिकॉर्ड किया गया हो। तो फिट स्टेट ऑफ माइंड का मतलब बेसिकली क्या होता है, जो डिक्लेरेंट था ना वो कॉन्शियस था, अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग, मतलब उसके आसपास जो हो रहा था उसका वो अवेयर था। डिक्लेरेंट कोहेरेंट था, मतलब कि वो सोच सकता था क्लियरली और रेशनल स्टेटमेंट उसने दिया, ठीक है। नेक्स्ट है डिक्लेरेंट ओरिएंटेड था, मतलब कि उसको पता था हु देवर, न्यू हु देवर, वेयर देवर, वो कहाँ थे, ठीक है, हुआ क्या था, ये सब उसको पता हो, ठीक है। डिक्लेरेंट कुड रिकलेक्ट, मतलब कि वो याद कर सके उस इवेंट्स को जो उसके साथ हुआ था, जो डिस्क्राइब करे डेथ एंड कॉज ऑफ डेथ, ठीक है। द डिक्लेरेंट अंडरस्टूड, मतलब कि जो उससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है, उसका प्रॉपरली उस क्वेश्चन को समझ सके, मेंटली अलर्ट हो आंसर देने के लिए, ठीक, उसको पता हो कि वो क्या कह रहा है, ठीक है। तो फिट स्टेट ऑफ माइंड जरूरी होती है। अब डॉक्टर का सर्टिफिकेट जरूरी होती है नहीं, ये इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट कहीं ना कहीं पे इस पे क्वेश्चन मैंने देखा था, ठीक है, किसी एग्जाम में। जो करंट सेटल्ड पोजीशन है ना, आफ्टर एक केस था लक्ष्मण वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, उसमें क्या कहा गया था बेसिकली, डॉक्टर का सर्टिफिकेट फिटनेस जरूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, कोई लीगल रिक्वायरमेंट उसकी नहीं है, ये हाईली डिजायरेबल होता है और शुड बी ऑब्टेन्ड वेयर एवर डॉक्टर इज अवेलेबल। एब्सेंस ऑफ फिटनेस सर्टिफिकेट का ये मतलब नहीं होता कि डाइंग डिक्लेरेशन इनएडमिसेबल है, बट डॉक्टर अगर वहां पे प्रेजेंट था और क्लियरिफाई उसने नहीं किया फिटनेस, ध्यान रखना इसको इंपॉर्टेंट है, जान समझ लेना, अगर डॉक्टर वहां पे प्रेजेंट था और उसने क्लियरिफाई नहीं किया फिटनेस तो वो क्रिएट करता है डाउट जो कि एड्रेस किया जा सकता है प्रोसिक्यूशन के द्वारा। समझ में आया? अब ये सारा कुछ मेरे डिटेल नोट्स में मिल जाएगा, डेप्थ में मैं इसमें क्या क्या लिख सकता हूँ। 3 घंटे की वीडियो तो नहीं बना सकता बेसिकली, तो नोट्स में पढ़ लेना, जो मैंने इंपॉर्टेंट है वो मैंने बता दिया। अब एक लास्ट और इंपॉर्टेंट चीज है, वो क्या है, एविडेंशियरी वैल्यू, मतलब कि कैन कन्विक्शन बी सोलली बेस्ड ऑन द डाइंग डिक्लेरेशन, या सिर्फ और सिर्फ डाइंग डिक्लेरेशन के बेस पे कोई कन्विक्ट हो सकता है। अब इसका आंसर मिलेगा हमें एक केस लॉ से जिसका नाम है कुशल राव वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, ठीक है, मेरे डिटेल नोट्स में डिटेल में मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ बेसिकली उसमें क्या कहा गया था, डाइंग डिक्लेरेशन अगर फाउंड होता है ट्रू, वॉलंटरी और रिलायबल तो वो फॉर्म करता है एक सोल बेसिस ऑफ कन्विक्शन, ठीक है, बिना किसी कोरोबोरेशन के। लॉ में कोई ये रूल नहीं है कि डाइंग डिक्लेरेशन एक्ट नहीं कर सकता अपॉन विदाउट कोरोबोरेशन, ठीक है, डाइंग डिक्लेरेशन एक्ट कर सकता है बिना कोरोबोरेशन के भी। ये किसमें कहा गया था, कुशल राव वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, और बहुत सारे केसेस में कहा गया था, ठीक है। तो एक केस था ना कुशल राव वाले केस में अक्यूज्ड को ऊपर चार्ज था मर्डर का, जो मेन एविडेंस था ना, मेन एविडेंस जो था वो डाइंग डिक्लेरेशन ही था, बस डिसीज्ड का, ठीक है। तो यहाँ पे इशू क्या आया था कि कैन एक पर्सन convicted only on the basis of dying declaration without any other supporting evidence, बिना कोरोबोरेशन के। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था बेसिकली, कोरोबोरेशन जरूरी नहीं है। पहले तो बात, सारे केसेस डिपेंड करते हैं उनके खुद के फैक्ट पे। डाइंग डिक्लेरेशन ऑटोमेटिकली वीक एविडेंस नहीं होता है, डाइंग डिक्लेरेशन ट्रीट किया जाता है ऐसे जैसे दूसरे एविडेंस होते हैं। जो मजिस्ट्रेट रिकॉर्डेड डाइंग डिक्लेरेशन होता है ना, वो एनफ हो सकते हैं कन्विक्शन के लिए। 5 चीज यहाँ पे कही गई थी, नोट्स में मिल जाएगी। तो कोर्ट कन्विक्ट कर सकता है एक्यूज्ड को ओनली ऑन द बेसिस ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन, ठीक है, इवन विदाउट एनी कोरोबोरेशन। याद रखना है, ठीक है, एविडेंशियरी वैल्यू उसकी काफी हाई है। अगर जो डाइंग डिक्लेरेशन है ना, अगर वो ट्रू मिलता है और वॉलंटरी है, रिलायबल है, सोल बेसिस ऑफ कन्विक्शन फॉर्म कर सकता है। ध्यान रखना, यहाँ पे डीडी कंप्लीट होता है डाइंग डिक्लेरेशन। आगे वाली वीडियो में कुछ जो दूसरे टॉपिक्स है, जजमेंट का रिलेवेंसी वगैरह, वो सारा कुछ डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। ये यहाँ से नोट्स डाउनलोड कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो देख लेना, प्लेलिस्ट से सारा कुछ कंप्लीट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।